हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए राष्ट्र के स्वरूप का पार्ट 3 का वीडियो, जो कि आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 3 के प्रश्न, जो कि आपको इस 3 पैराग्राफ बचे हैं राष्ट्र के स्वरूप से, जो कि है ज, झ और इया। ठीक है, तो आज के इस तीनों पैराग्राफ का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं और इस पैराग्राफ से आधारित जितने भी प्रश्न हैं उन सारे के उत्तर हम इसी पैराग्राफ से लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को समझ लेते हैं कि पैराग्राफ कहना क्या चाहता है, उसके बाद हम धीरे धीरे करके इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। तो पैराग्राफ कह रहा है कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो देखिए, जो साहित्य कला की, जो साहित्य में जो कला है, नृत्य, कला मीन्स ड्राइंग यानी कि जो कला है, नृत्य यानी कि नाच, गीत यानी कि गाने, और उसका जो आमोद प्रमोद है यानी कि आदान प्रदान, वो अनेक रूप के राष्ट्रीय जन में यानी कि अनेक रूपों में राष्ट्र के जनता के प्रति अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। यानी कि इन सब में यह अपने अपने मानसिक भाव को यानी कि दिमागी भाव से अपने अपने जो भाव हैं वो एक प्रकार से प्रकट करते हैं। ठीक है, आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है यानी कि आत्मा से जो विश्वास व्यापी जो हम आनंद का भाव रखते हैं, वह इन विविध रूपों में साकार होता है। क्या होता है? वो सारे इन विविध रूपों में साकार यानी कि सही होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति, यानी कि यहाँ से अंडरलाइन किया गया है, कह रहा है कि यदि बाहरी रूप से, ठीक है, बाह्य रूप यानी कि बाहरी रूप से जो दृष्टि की संस्कृति है यानी कि लोगों की दृष्टि से जो संस्कार यानी कि संस्कृति है, वो संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। यानी कि इन सारे हमारे दृष्टि से जो भी संस्कृति के लक्षण हैं वो बाहरी लक्षण अनेक प्रकार के दिखते हैं, यानी कि कई तरह के दिखते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। क्या है? आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता पाई जाती है। जो व्यक्ति सहृदय है यानी कि जिस व्यक्ति का हृदय साफ है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। क्या करता है? जिस व्यक्ति का हृदय स्वच्छ और साफ है, वो प्रत्येक संस्कृति का आनंद लेता है और उसके पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। क्या करता है? उन सब चीज़ों को स्वीकार कर वह आनंद लेता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि इस प्रकार का उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वस्थकर है। यानी कि इन सारी भावना को जो व्यक्ति स्वीकार कर ले, वह विभिन्न यानी कि अनेक अनेक जनताओं के बीच यह राष्ट्र के लिए स्वस्थकर है, यानी कि सही और स्वास्थ्य के लिए भी सही है। तो यही कह रहा है कि हमारे साहित्य में जो कला, नृत्य, गीत का आदान प्रदान है, वो लोगों की दृष्टि और संस्कृति में किस भाव से अलग अलग रूप में बांटे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैराग्राफ। अब हम देखेंगे एक एक प्रश्न के उत्तर को। सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे, तो हेडिंग लिखेंगे हम यहाँ से साहित्य, कला, नृत्य, फिर डॉट 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 लिए स्वस्थकर है। ठीक है, फिर बीच के हम जितने भी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए, हेडिंग करने के बाद उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम हेडिंग करेंगे साहित्य, कला, फिर डॉट 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 स्वस्थकर है। पहले का उत्तर है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं और पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है। तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यानी कि यहाँ से रेखा किया गया है यहाँ तक, तो हम इतने का ही व्याख्या करना है। तो हम इस पैराग्राफ को पहले समझ लेते हैं कि क्या लिखना है, उसके बाद देखेंगे कि हम लिखेंगे क्या। देखिए, यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति
के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। यानी कि हमारी बाहरी संस्कृति जो है उसका बाह्य रूप भले ही भिन्न हो, लेकिन वह आंतरिक रूप से एक सूत्रता में क्या होती है, बंधी रहती है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यदि जो बाहर का रूप है, यानी कि बाहर की दृष्टि से जो हमारी संस्कृति है वो बाहरी लक्षण में अनेक दिखाई पड़ती है, किंतु आंतरिक यानी कि आंतरिक आनंद से देखा जाए तो वो दृष्टि में एक सूत्रता यानी कि एक डोर में बंधी हुई है। जो व्यक्ति सहृदय है, यानी कि जिस व्यक्ति का हृदय साफ है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। क्या करता है? वह प्रत्येक संस्कृति को अपनी आत्मा में स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है, और उससे मन ही मन आनंद की प्राप्ति होती है उस मनुष्य को। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया वैसे ही हम ठीक तरीके से अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं हेडिंग के साथ। तो हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि हमारी बाह्य संस्कृति बाह्य रूप से भले ही भिन्न हो, किंतु आंतरिक रूप से एक सूत्र में बंधी हुई है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति को आत्मसात करता है और उसे उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रसन्नचित्त होता है। तो लिखेंगे कि इसका उत्तर सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति को ग्रहण कर आनंदित होता है। यानी कि वो हर एक चीज़ को, हर एक संस्कृति को ग्रहण करके ही आनंद की भावना व्यक्त करते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं। इसका हम उत्तर लिखेंगे कि राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, गीत, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। यानी कि वो अपने साहित्य में कर सकते हैं, कला में कर सकते हैं, गीत गाने में कर सकते हैं, या फिर आमोद प्रमोद के अनेक रूपों में अपनी भावना को प्रकट कर सकते हैं। अब देखेंगे हम पांचवा प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय जन अपने मनोभाव को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन ही सेम है, तो आप वो दोनों आंसर इसमें से वही लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। अब इस पैराग्राफ का आखिरी प्रश्न है कि विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है। चलिए इसके अर्थ को देख लेते हैं, फिर समझेंगे अगला पैराग्राफ। उत्तर लिखेंगे कि विश्वव्यापी आनंद का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक संस्कृति को ग्रहण करना और आनंदित होना। ठीक है, तो ये इसका तात्पर्य और आप अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना अगला पैराग्राफ। पैराग्राफ ये है आपका। पहले हम इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं, फिर इसमें 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों को आसानी से इसका उत्तर हम इसमें से लिख सकते हैं। कह रहा है कि यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का ऋण बंधन है। क्या है ये जो प्रमाण का भाव है? तो ये जो प्रणाम भाव है वो भूमि यानी कि धरती और जन यानी कि मनुष्यों के लिए एक दृढ़ बंधन के समान होता है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। क्या होता है? इसी दृढ़ता की जो भित्ति है यानी कि उसके अंदर की भित्ति, उस पर राष्ट्र का भवन तैयार करते हैं। यानी कि मनुष्य और जन का जो भाव है प्रणाम का, उसी पर भवन तैयार किया जाता है। इसी चट्टान पर राष्ट्र का चीर जीवित आश्रित रहता है। क्या करता है? इसी पूरे चट्टान पर जो राष्ट्र है उसका चीर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य यानी कि इस मर्यादा को, यानी कि कोई भी चीज़ बंधन का एक मर्यादा होता है, सीमा होती है, उसी को मानकर जो राष्ट्र के प्रति मनुष्य का कर्तव्य होता है, जो जन
जो जनता पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है। यानी कि कोई भी मनुष्य अगर अपनी इस पृथ्वी को माता मानता है और अपने को पुत्र का संबंध समझता है तो उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। यानी कि उसी को इस पृथ्वी के जो वरदान है उसमें भाग पाने का अधिकार मिलता है। जिनको माता और पुत्र का बंधन स्वीकार है, संबंध स्वीकार है, वो इस वरदान के भाग पाने के अधिकार में होते हैं। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। जो माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव का जो सम्मान मिलता है, स्वाभाविक कर्तव्य है, वह एक निष्कारण धर्म है। क्या है? वह एक निष्कारण धर्म है। तो ये पैराग्राफ जैसे जैसे कि माता और पुत्र के संबंध के बारे में बताया है पृथ्वी और जनता के प्रति, तो उसी पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं। पहला कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो जैसा कि मैंने आपको सारे पाठ में गद्यांश बताए हैं, उसके संदर्भ को लिखना, वैसे ही इसमें लिखेंगे। तो चलिए हेडिंग के साथ पहले हम इसके उत्तर को देख लेते हैं, फिर इन चारों के उत्तर को देखेंगे। तो हम हेडिंग करेंगे, यह प्रणाम भाव ... निष्कारण धर्म है। पहले का उत्तर है कि प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्गृत है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। चलिए ये तो हो गया आपका पहले का उत्तर। अब हम देखेंगे दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे कि भूमि दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र भवन को तैयार किया जाता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि किस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भूमि और जन की मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। तो जैसे जैसे मैंने आपको पैराग्राफ समझाया था उसी के प्रकार से आपको सेम वैसे ही उत्तर को लिख देना है। तो अब चलेंगे हम इसके चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। उत्तर लिखेंगे कि जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र का संबंध स्वीकार करते हैं उसे ही पृथ्वी के वरदानों का भाग पाने का अधिकार होता है। अब देखेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है। उत्तर लिखेंगे कि माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव ही पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। तो ये हो गया आपका 6 पैराग्राफ का संपूर्ण उत्तर। अब देखेंगे हम इस चैप्टर का लास्टवा पैराग्राफ यानी कि इया पैराग्राफ को हम देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसके उत्तर को लिखेंगे। पहला पैराग्राफ कह रहा है कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती हैं। यानी कि हर माँ अपने सभी पुत्रों को एक समान सा प्यार करती हैं और उन्हें मानती हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। यानी कि जैसे माता अपने पुत्रों को एक समान मानती हैं, वैसे ही पृथ्वी पर रहने वाले और बसने वाले जितने भी लोग हैं वो एक बराबर हैं। अपनी इस पृथ्वी पर बसने वाले सारे जन के लोग, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। यानी कि इसमें से कोई ऊंचा और नीचा का भाव नहीं रखता है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। यानी कि जो भी लोग पृथ्वी के माता से यानी कि इस भूमि की माता से जुड़े हुए हैं वो उदय के साथ जो जुड़े हैं उनको समान अधिकार का भाग भी माना जाता है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी लोग निवास करते हैं यानी कि रहते हैं उनके करने वाले जनों यानी कि जनता का विस्तार अनंत है। जैसे कि नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। यानी कि यहाँ पर नगर में कई जनपद हैं, पुर और कई गांव हैं, जंगल और पर्वत भी हैं और कई प्रकार के अनेक जन इसमें भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। क्या हैं? ये जनता के अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। क्या है? फिर भी ये लोग मातृभूमि के पुत्र माने जाते हैं।
फिर कह रहा है कि और इस कारण उनका सौंदर्य भाव अखंड है। क्या है? इसी प्रकार से उनका सौंदर्य भाव जो है वो अखंडित है। ठीक। फिर कह रहा है आगे कि किंतु, ठीक है, यहाँ पे हम लोग थे कि इनका जो सौंदर्य है वो भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। यानी कि सभ्यता यानी कि सम्मान और रहन सहन यानी कि उनका भाव व्यवहार देखते हुए उसकी दृष्टि से लोग एक दूसरे से आगे पीछे होते रहते हैं, हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उनमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, इस हिसाब से जो जनता पर जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी पर, उनका भेदभाव इनके गुणों को देखकर अलग नहीं किया जा सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। क्या है? पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जाति का एक समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। क्या है? समन्वय के मार्ग से जो पूरा भरपूर प्रगति और उन्नति का एक जैसा अधिकार है वो सबको मिलना चाहिए। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि किसी भी जनता में भेदभाव कर हम जनता को आगे नहीं बढ़ा सकते। एव राष्ट्र के प्रत्येक अंग को शुद्ध हमें लेनी होगी। क्या करनी होगी? एव राष्ट्र के प्रत्येक अंग को हमें शुद्धता पूर्वक लेना होगा, यानी कि एक समान सबको मानना होगा। तो ये पैराग्राफ जैसे मैंने आपको समझाया, सारे प्रश्नों के उत्तर हमें वैसे ही लिखने हैं। हेडिंग तो आपको पता ही है कैसे लिखना है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम कि, तो हम हेडिंग करेंगे माता अपने सब, फिर डॉट 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 हमें लेनी होगी। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर है कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती हैं। ठीक है, ये पहले का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम दूसरा प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की शुद्ध हमें क्यों लेनी होगी। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे कि राष्ट्र के सभी अंगों को साथ लेकर चलना अनिवार्य है। किसी को छोड़कर कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए राष्ट्र के हमें शुद्ध साथ में लेकर चलनी होंगी। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सौहार्द का अर्थ है सच्चे हृदय वाला और प्रांगण का अर्थ है मैदान अथवा क्षेत्र। तो ये हो गया तीसरे का उत्तर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो लाइन हमारा रेखा किया गया है सबसे पहले हम उसे समझ लेते हैं, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। तो रेखा किया गया है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले लोग हैं उनका जो विस्तार है, यानी कि विस्तार जो है वो बहुत ही अनंत यानी कि कई ज़्यादा है। जैसे कि हम नगर और जनपद को देख लें, पुर और गांव को देख लें, जंगल और पर्वत को देख लें, और भी कई प्रकार के यहाँ पर लोग जन भरे हुए हैं। तो इसी को हम रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इसमें कि पृथ्वी का विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर निवास करने वाले असंख्य लोग हैं, जैसे नगर, जनपद, पुर, गांव, जंगल और पर्वत अनेक प्रकार के लोगों से भरे हुए हैं। तो ये हो गया आपका चौथे का उत्तर। अब देखेंगे हम अपना पांचवा प्रश्न कह रहा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो ये भी चलिए लिख लेते हैं। लिखेंगे उत्तर में कि पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है एवं पाठ के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो ये हो गया पांचवे का उत्तर। अब देखेंगे छठवां प्रश्न। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि पुत्र को समान भाव से कौन रखती हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि माता पुत्र को समान भाव से रखती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समान अधिकार का भागी कौन है। इसका हम उत्तर लिखेंगे कि समाज में रहने वाले व्यक्ति को समान अधिकार का भागी कहते हैं या होते हैं। आठवां प्रश्न है कि पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। उत्तर है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है।
इस पैराग्राफ का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। उत्तर लिखेंगे कि अनंत का अर्थ है यानी कि जिसका कोई अंत न हो अर्थात असीमित, और जनपद का अर्थ है जिला। तो ये हो गया आपके सारे पैराग्राफ के हल के साथ पूरा उत्तर। आई होप आपको सारे पैराग्राफ समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो गद्यांश पर आधारित सारे प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। आई होप आपको राष्ट्र के स्वरूप सारे पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे। आप सारे पैराग्राफ को देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।